हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, गणानंद को हराने में चाणक्य, जिसे का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। यही बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए और चंद्रगुप्त ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, मेघसतनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेघसतनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद है, चंद्रगुप्त के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रावण बेलगोला में हुई। चंद्रगुप्त ने संलेखना पद्धति द्वारा अपना जीवन समाप्त किया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार शासक बना। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यह 298 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे यूनानियों ने अमित्रघात या अमित्र चेष्ट कहा, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जिसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अगला पॉइंट है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। अगला पॉइंट है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की मां का नाम था सुभद्रांगी। दिव्यावदान के अनुसार दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें वर्णन बताया गया कि अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी का अन्य नाम धर्मा था। अशोक की पहली पत्नी देवी या महादेवी विदिशा के व्यापारी की पुत्री। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। उसके बाद है अशोक की अन्य पत्नियां।
असंगमित्रा अशोक की पटरानी, कारुवा की तीवर की माँ और तीसरखा इसने बोधि वृक्ष को सती पहुंचाई थी। पद्मावती यह कुणाल की माँ थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्रों महेंद्र व कुणाल तथा दो पुत्रियों संघमित्रा व चारुमती का उल्लेख मिलता है। अशोक का राज्याभिषेक। बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बन गया। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अगला पॉइंट है, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। अगला पॉइंट है, मास्की, गुज्जरा, नेटो तथा ओडेगलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बरावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। उसके बाद है अशोक के विजय अभियान। केवल चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में था। इसकी जानकारी हमें द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन सिंगल नरेश 30 था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसका वर्णन 13वें शिलालेख में है। उसके बाद अगला पॉइंट है, कलिंग आक्रमण के समय वहां पर का राजा नंदराज था, जिसकी जानकारी हमें आथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे, जिनके बारे में जानकारी हमें कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अशोक के राज्य में अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी शामिल थे। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने शस्त्र त्याग दिए एवं बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद है अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण की राजतरंगिणी से यह पता चलता है कि वह शैव धर्म का भी उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगला पॉइंट है, अहोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद अगला पॉइंट है, अशोक ने एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अगला पॉइंट है, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विषव झोपड़ी था। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बलि, जो एक धार्मिक कर था, उसको समाप्त कर दिया तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। अगला पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उसके बाद है अशोक के अभिलेखों का विभाजन। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण शासनादेश को ही शिलालेख कहते हैं। स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेशों को स्तंभलेख कहा जाता है और गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेशों को गुहालेख कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से एवं मनसेरा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अरमाइक लिपि का अभिलेख तक्षशिला एवं लघुमान से अभिलेख है और
अरमाइक लिपि एवं यूनानी भाषा के अभिलेख हैं सर एकोना, जिसे कंधार अभिलेख भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरे टी फेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। उसके बाद अगला पॉइंट है अशोक के शतम लेखों की संख्या 7 है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पहला है प्रयाग शतम लेख, यह पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। दूसरा है दिल्ली टोपरा शतम लेख, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली से टोपरा लाया गया। अगला है दिल्ली मेरठ, यह फिरोज शाह द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। उसके बाद है लोरिया अर्रेरा चंपारण बिहार में, और उसके बाद है लोरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमिंदेई है। अगला पॉइंट है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। उसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 होती थी। अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्कर कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। अगला पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। उसके बाद है मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था, यानी कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। उसके बाद अगला पॉइंट है अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा अच्छी फसल देने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। अगला पॉइंट है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये कौन कौन से हैं? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद। उसके बाद आगे के पॉइंट है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। उसके बाद है मौर्यकालीन मुद्रा। मौर्य साम्राज्य की राज्य की मुद्रा पण थी। सोने के सिक्कों को सुवर्ण तथा पाद कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कारसापण, पर्ण एवं धरण कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को मास्क, काकनी और अर्ध काकनी कहा जाता था। उसके बाद है स्त्रियों की दशा। मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह की उम्र स्त्रियों के लिए 12 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 16 वर्ष थी। मौर्य साम्राज्य में दहेज प्रथा चरम सीमा पर थी। स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी
उसके बाद है दास प्रथा। मेगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा न होना बताया है, परंतु बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों में दास प्रथा का प्रचलन की पुष्टि की गई है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है शूद्रों की स्थिति। मौर्य काल में शूद्रों का उत्थान आरंभ हुआ। पुराणों में शूद्रों को अनार्य माना जाता था, परंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना है तथा म्लेच्छों से भिन्न माना है। मौर्य काल में शूद्रों को कृषि के कार्यों में शामिल किया गया था। उसके बाद है मौर्यकालीन बंदरगाह। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह, पश्चिमी तट पर बड़ौच तथा सोपारा बंदरगाह और सार्थवा यह व्यापारियों का नेता होता था। नंद वंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्यकालीन कर भाग। यह भूराजस्व कर था। अर्थशास्त्र के अनुसार यह 1/6 भाग और विदेशी स्रोतों के अनुसार यह 1/4 भाग था। उसके बाद है पर्णय। यह आपातकालीन कर था। यह एक युद्ध कर था जो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। उसके बाद है सेना भक्त। किसी भी अभियान के समय सेना से लिया जाने वाला कर। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति से मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य शासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना व अधिकारियों का प्रशिक्षित न होना, अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व कर दी थी। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।